गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग साइंस की अध्याय 10 पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग गोली दर्पण से संबंधित जो कुछ उसके भाग हैं और उसके परिभाषाएं जो हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग गोली दर्पण कल हम लोगों ने उसके बारे में समझा था और उसके आगे आइए उसके जो पार्ट हैं उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा है, नोट किया है। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्रुव, पोल, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, मुख्य फोकस या फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस तल, फोकल प्लेन। आज हम लोग इतनी चीजों के बारे में बात करेंगे, इनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे और ये दर्पण में कहाँ होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे बात शुरू करने से पहले मैं इनकी थोड़ी बता दूं, इनके महत्व के बारे में, कि इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, ठीक है? क्योंकि इन सब का आगे बहुत यूज आने वाला है, जब न्यूमेरिकल इसका होगा तब, और आगे अभी इमेज यानी प्रतिबिंब बनाना सीखना है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखना है, कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बना पाओगे, उसको आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से इसको क्या है, सीखना है, इसके बारे में जानना है कि ये क्या है, कैसे है और इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहला हम लोग बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। किसकी? गोली दर्पण की बात की जा रही है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गोली दर्पण होता है वो किसी खोखले कांच के एक भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है। एक कांच है जो कि खोखला है, गोली है, उसका कटा भाग ही क्या होता है, यहाँ से काट के बाहर कर दिया तो ये जो बना, अगर इस पर लेप कर दिया जाए तो इस तरह से जो ये बना दर्पण, यही क्या, गोली दर्पण हो गया। ओके, तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जिस गोले से, कांच के खोखले गोले, जिस खोखले गोले से का ये कटा हुआ भाग है, उसी का जो रेडियस होगा, यानी उस गोले का जो रेडियस होगा, वही रेडियस इस गोलीय दर्पण का भी होता है। यानी इस दर्पण का जब यहाँ से इसको काट के निकाल दिया गया तो यह किसी गोले, जिस गोले का कटा हुआ भाग है यह दर्पण, जिस कांच की खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है, उस खोखले कांच की जो भी त्रिज्या थी वही इस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बात समझ में आया आपको?
अभी आपने देखा कि ये एक गोला था, उससे काट कर इतना भाग निकाला गया, फिर इधर कलाई कर दी गई। अब यह दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, जिस खोखले का जिस खोखले कांच का यह एक भाग है, उसकी त्रिज्या ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाती है। बात समझ में आया आप लोग? देखिए, कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, एक आपके सामने ये इसको मैंने बताया था, इसके द्वारा समझाने की कोशिश की थी आपको। तो आइए यहाँ भी देख लेते हैं। आपका पहले ये इस तरह से एक गोला था, है ना? देखिए ध्यान से, दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके ये जो सामने का भाग होता है, ये क्या होता है? ये गोला है तो है, और ये खोखला है, इधर से भी खोखला है। तो इसकी अपनी एक त्रिज्या, इस पूरे गोले के बीच में ये पूरा, इस यहाँ से यहाँ तक तो ये व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास होगा, अगर इसके सेंटर से होकर जाए। लेकिन अगर हम सेंटर से इसके किसी इधर इधर या इधर 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 सेंटर से लें तो ये त्रिज्या है। अब ये इसी का ये एक भाग है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बोली जाएगी। उस खोखले गोले की तो हम वो त्रिज्या कहेंगे, लेकिन चूंकि उसका यह टुकड़ा है और इस पर एक तरफ कलाई कर दी गई, तो यह दर्पण हो जाता है। तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। कौन? उस गोली दर्पण, उस गोल जो खोखला गोला था, उसकी त्रिज्या को ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से वक्रता त्रिज्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए हम लोग इसके दूसरी की बात करते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की बात करते हैं। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र भी ये जिस खोखले गोले का यह दर्पण भाग होता है, जिस खोखले गोले का दर्पण भाग होता है या पृष्ठ होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाता है। इसका जो केंद्र होगा, तो सेंटर होगा, ये इसका ये भाग जो है वृत्ताकार है, वृत्त की जैसे सेंटर होती है, आपको कक्षा 9 पढ़ाया गया है। इसका ये भाग वृत्ताकार है, इधर का भी भाग है वृत्ताकार है, तो इसका एक सेंटर होगा। तो इस गोले का जो सेंटर होगा, वही इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से इसके ऐसे बनाया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र से ही त्रिज्या, जैसे गोले में या वृत्त में कहां से हो जाती है त्रिज्या? केंद्र से लेकर परिधि के तक के बीच की दूरी को ही हम लोग त्रिज्या कह देते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कह देते हैं वृत्त में। या खोखले गोले में खोखले गोले का जो ऊपरी सिरा होगा वो वृत्ताकार होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्रुव पोल की ओर। किसी दर्पण का जो ये परावर्तक तल होता है, ये भाग क्या है? परावर्तक तल है। परावर्तक इन प्रकाश आएगा, इससे टकरा कर इधर वापस आ जाएगा, तो ये परावर्तक तल है। इसके इस भाग में कलाई की गई है, उस भाग में
तो इसके जो परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इस दर्पण का पोल कह देते हैं। इस दर्पण का क्या कहेंगे, पोल कह देते हैं। इस दर्पण का पोल हो जाता है ये क्या है, कौन, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही दर्पण का पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कह देते हैं। ओके बच्चों, तो दर्पण का ध्रुव और ये दर्पण का वक्रता केंद्र, और दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या हो जाती है। ओके, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी यही क्या हो गई, यही मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। फिर से देखिए, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली अक्ष को ही या सरल रेखा को ही दर्पण की ध्रुव, दर्पण की क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं। देखिए, दर्पण, कोई दर्पण है, वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसके बहुत सारे एक्सिस होती हैं। ये वक्रता केंद्र है और ये P है, यहाँ से ये भी जाएगी, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, यहाँ से भी, कहीं से भी जाए, है ना, कहीं से भी इस तरह से जाए, ये सभी कहा जाएगा कि ये एक्सिस हैं। लेकिन इन सभी एक्सिस को, सभी अक्षों को या सभी सरल रेखाओं को हम मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष नहीं कहेंगे। हम उसे ही कहेंगे जो केवल और केवल वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से होकर जाएगी। मिलाने वाली रेखा जो होगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, सिर्फ और सिर्फ उसे ही हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कह देते हैं। ओके बच्चों, तो ये भी आप इसको भी आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो यहाँ पर देखिए, ये कोई दर्पण है, ये कौन सा दर्पण, और ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें प्रकाश का परावर्तन इसके उत्तल पृष्ठ से होगा। देखिए, हम लोग दर्पण के द्वारक की बात करते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक जो भी यहाँ पर दर्पण है, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, इसके परावर्तक तल, जो परावर्तक तल है उसके सबसे जो शीर्ष है, यानी सबसे अंतिम छोर इधर का और सबसे अंतिम छोर इधर, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, यही उस दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है, यही द्वारक है। इधर इस दर्पण का जो व्यास होगा वही क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ध्यान दीजिएगा कि यह जिस कांच के खोखले गोले का भाग है उसका व्यास नहीं, सिर्फ इस दर्पण का जो व्यास होगा, यानी यहाँ से हम मिला दिया, जो व्यास होगा वही इस दर्पण का द्वारक कहलाता है। ओके, बात समझ में आया। इस दर्पण का द्वारक यानी ये जितना, ये इसका अंतिम छोर इसका अंतिम छोर दोनों को मिला दो, यही इस दर्पण का द्वारक हो जाएगा। इधर ये द्वारक, तो कह देते हैं कि दर्पण, गोली दर्पण का जो व्यास होता है वही क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है। ओके, तो इसको भी आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए।
और आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो वक्रता केंद्र होता है, जैसे आपको बताया गया था कक्षा 9 में, वृत्त है, जैसे वृत्त, ये वृत्त के केंद्र से और ये परिधि है, यहाँ पर ये परिधि पर इस दूरी को क्या कह देते हैं, त्रिज्या कह देते हैं, है ना। इस तरह से आपको बताया गया है। अच्छा, ये क्या होगी, यह भी तो त्रिज्या होगी, यह क्या होगी, ये भी तो त्रिज्या होगी, ये क्या होगी, ये भी तो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो त्रिज्या होती है वृत्त की परिधि पर लंबवत होती है, उस बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या जो होती है परिधि के जिस बिंदु पर को स्पर्श करती है, टच करती है, अर्थात इस त्रिज्या का वो अंतिम बिंदु और इस परिधि का वो बिंदु क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गए। तो इस बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। तो अब आप बताइए, यह गोला, यह कांच का गोले का एक भाग होता है दर्पण, बोलिए, होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो जो वक्रता त्रिज्या ये सीपी है, अगर हम लोग यहाँ से बिंदु ले लें और यहाँ से मिला लें तो क्या ये वक्रता त्रिज्या नहीं होगी, बताइए। अगर यहाँ से इसको मिला दें तो क्या ये वक्रता त्रिज्या नहीं होगी, यहाँ से इसको मिला दे, यहाँ से इसको मिला दें तो क्या ये वक्रता त्रिज्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सभी सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होगी और सभी त्रिज्याएं परिधि के उस बिंदु पर जहां पर मिलती हैं वहां पर लंबवत होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार दर्पण जो होता है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के किसी भी बिंदु, दर्पण के किसी भी बिंदु, दर्पण के किसी भी बिंदु, यहाँ 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 कहीं भी दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिला दें, दर्पण के किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला दें तो वो वक्रता त्रिज्या होती है और दर्पण के उस बिंदु पर क्या होगी, अभिलंबवत होगी। दर्पण के उस बिंदु पर क्या होगी, अभिलंबवत होगी। ओके, तो इस तरह से ये त्रिज्या, ये सभी त्रिज्या हैं और दर्पण के उस बिंदु पर क्या होगी, सदैव अभिलंबवत मानी जाती हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया बात। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके लिखाया गया, नोट किया गया है। आप वो लिखेंगे, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंबवत होती है, अर्थात एक तरह से ये भी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ओके, सीपी भी वक्रता त्रिज्या और ये सभी वक्रता त्रिज्या हो जाएंगी और इन सभी का माप क्या होगा, एक समान होगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा इस वृत्त। ओके, तो इस तरह से है। लेकिन फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस ये नहीं है, मुख्य फोकस ये नहीं है। मुख्य फोकस की शर्त क्या बताई गई है, दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष होगी। और पी क्या होता है, दर्पण की फोकस, दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा वही इस दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है, पी होता है। और इस वक्रता केंद्र और पी को मिला दो तो वो हो जाता है क्या, मुख्य फोकस। ओके, लेकिन ये क्या है, मुख्य फोकस तो नहीं है,
लेकिन इस वक्रता, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने वृत्त में देखा, और किसी वृत्त की त्रिज्याएं परिधि पर, उस बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक उसी प्रकार वक्रता केंद्र एवं दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंबवत होती है। ओके, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दर्पण का द्वारक भी होता है क्या, मुख्य फोकस। आइए हम लोग मुख्य फोकस की बात करते हैं। आपको साइंस में एक वीडियो दी जाती है, साथ में उसके जिस चीज के बारे में बात की जाती है उसकी रिटन आपको नोट दिया जाता है, तो आप उसको भी नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसके बाद आप वीडियो देखेंगे, या वीडियो पहले देख लीजिए, लेकिन पहले नोट कर लेंगे तो आपको वीडियो देखेंगे, उसको नोट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले ये चीजें आपको दी जाती है, रिटन आपको नोट दिया जाता है, उसको आप रिटन करेंगे, राइट करेंगे, और फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो आपको वहां से पढ़ना है और यहाँ से समझना है, और फिर आपको उसको याद कर लेना है। ओके बच्चों, यहाँ पर वीडियो में लिखाने का काम इसलिए लिखाने का काम नहीं किया जा सकता क्योंकि थोड़े ही पार्ट में वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है, और वीडियो बड़ी होने पर दिक्कतें आ जाती है, समस्या आ जाती है। ठीक है, इसलिए लिखने का काम अलग से करके उसको आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस या फोकस की बारे में। मुख्य फोकस या सिर्फ इसी को फोकस कह दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस। देखिए ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मुख्य अक्ष होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रही है रेखा, तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, ध्रुव है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, इधर भी मुख्य अक्ष के समांतर। इस तरह से बहुत सारी किरणें आप ले सकते हो। ओके, लेकिन शर्त रहे, ध्यान इस पर लोग पटरी से बनाइएगा, स्केल से। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए जो मैथ वाले स्टूडेंट उनको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो आर्ट वाले हैं उनके लिए समस्या हो जाती है कि समांतर क्या चीज है। जैसे कोई एक रेखा है, इसके समांतर कोई दूसरी रेखा खींचनी हो, तो ये समांतर रेखा का मतलब हो गया कि यहाँ से ये दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी सभी क्या एक समान हो। क्या होगा, एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ अब जैसे ये रेखा, अब कहते हैं ये रेखा, ये दोनों समांतर है, तो नहीं, ये समांतर नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मिल जाएंगे। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी तो इसको खींचते जाओ अनंत तक, इसको भी खींचते जाओ, इधर भी कहीं ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कितना भी आगे बढ़ाते जाओ, तो समझ जाओ कि ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ओके, यहाँ छोटे बड़े से नहीं मतलब होता। यह समांतर रेखा होगी कब, जब इसके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, एक समान होगी।
तो ठीक इसी तरह इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, अब ये कांच है, कांच पर कलई किया गया तो ये दर्पण हो गया, दर्पण हो गया तो प्रकाश आएगा तो उस पार जाएगा नहीं। अब यहाँ आया, अब यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौटेगा। ओके, वापस लौटेगा तो देखिए कहाँ से होकर जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, इधर ये और इधर ये, इस तरह से ये किरण आई और इससे तल से टकराने के बाद इधर मुड़ गई, ऐसे आएगी। ये जो गई ये भी मुड़कर इधर आएगी। देखो ये आपको एरो जरूर बनाना है। ओके, और ये किरण इधर से आई और इधर मुड़ गई, और ये भी किरण इधर आई और ये क्या हो गई, इधर की ओर मुड़ गई।